मंजिल खड़ी है पास, दूर जाया न कीजिए, दूर जाया न कीजिए। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप लोग? जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग आ चुके हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल पर, जहां पर ध्यान दिया जाएगा आपके लक्ष्य पर। विद्यार्थियों, जिंदगी की जंग में हारता वही है जो दिल से लड़ता नहीं है। आगे बढ़ना है तो चोट खानी पड़ेगी, अपने इरादों को बुलंद करना ही पड़ेगा। जब आप मेहनत करना शुरू कर दोगे, आपकी मंजिल आसान होती चली जाएगी। अपने हौसलों के बल से अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हो। जिस दिन मेहनत का नशा हो जाएगा, सफलता कदमों के करीब होगी। इस दुनिया में कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं बना है। आप जरूर जीतोगे, ये वादा आज ही अपने आप से कर लीजिए। यदि आप सब ने अपने दिमाग में सपनों को पाला है तो पाने के लिए आपको ही लड़ना पड़ेगा। हर लम्हे को बीत जाने से पहले जीत कर दिखा दीजिए। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए यदि आप पहली बार आए हो, जिससे आने वाली कक्षाएं आप सभी को आसानी से मिलती रहें। कक्षा को आप सभी लोग ईमानदारी से एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। शानदार सेशन का पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसप, दिल्ली दूर है, मुझे चांद चाहिए, कितने पाकिस्तान। तो विद्यार्थियों, इनमें से जो उपन्यास मनोहर श्याम जोशी जी का है उसका नाम क्या है? कसप। इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ है। मनोहर श्याम जोशी जी के अन्य उपन्यास हैं कुरकुर स्वाहा 1980 ईस्वी, हरिया हरकुलिस की हैरानी 1994 ईस्वी, हमजाद 1996 ईस्वी, टाटा प्रोफेसर 2001 ईस्वी, क्याप 2001 ईस्वी, कौन हूँ मैं 2006 ईस्वी में। 2005 में मनोहर श्याम जोशी जी को उनके उपन्यास क्याप के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली दूर है 1993 ईस्वी में शिव प्रसाद सिंह जी का ये प्रसिद्ध उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए 1993 ईस्वी में प्रकाशित होता है, सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी और व्यास सम्मान दोनों प्रदान किए जाते हैं। कितने पाकिस्तान 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है, कमलेश्वर की रचना है और 2003 में इस रचना के ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार से कमलेश्वर जी को पुरस्कृत किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य, नाटक, उपन्यास, अनुवाद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ यह जो है उपन्यास विधा की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ कब प्रकाशित होता है? 1899 ईस्वी में। हरिओध जी के अन्य उपन्यास का नाम क्या है? अधकिला फूल। इसका प्रकाशन 1907 में होता है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। और हरिओध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका जन्म 1865 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हरिओध जी को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिओध जी के द्वारा रचित प्रियप्रवास को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रियप्रवास का पहले नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? घर के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता है कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ड्योढ़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। गोदान, परती परिकथा, मैला आंचल, तमस। तो यह चित्रण जो है तमस
उपन्यास से लिया गया है। और तमस उपन्यास किसने लिखा है? तो वो आपका भीष्म साहनी जी ने। आगे देखेंगे, आपका प्रश्न है, चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? नदी के द्वीप, गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे में, सूरज का सातवां घोड़ा। तो चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण गुनाहों का देवता उपन्यास में किया गया है। किसने लिखा है इस उपन्यास को? धर्मवीर भारती जी ने। और नदी के द्वीप अज्ञेय जी का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश जी का उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह जी का है, सही है। पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है, सही है। मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, सही है। जो गलत है आपका अब्दुल्ला दीवाना शंकर शेष जी का उपन्यास नहीं है। फिर किसका है अब्दुल्ला दीवाना उपन्यास? लक्ष्मी नारायण लाल जी का यह नाटक है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे देखते हैं, लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन नाटककार हैं। लक्ष्मी नारायण लाल जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं उसे देखते हैं। धरती की आंखें 1951 ईस्वी, काले फूल का पौधा 1955 ईस्वी, प्रेम अपवित्र नदी 1972 ईस्वी, कनाट पैलेस 1986 ईस्वी। नाटक कौन कौन से हैं? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, रक्तमाल, गंगा माटी इत्यादि। और शंकर शेष जी का नाटक है खजुराहो का शिल्पी। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है, निम्नलिखित में से उपन्यास और उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, उसे आपको बताना है। कर्मभूमि उपन्यास, इसमें अछूतोद्धार की समस्या है, ये तो सही है। कायाकल्प उपन्यास पारलौकिक समस्या है, इसमें ये भी सही है। आगे देखते हैं, सेवा सदन, इसमें जो है वैश्याओं की समस्या है, ये भी सही है। जो सही नहीं है वो है गबन उपन्यास और दहेज तथा अनमेल विवाह की समस्या नहीं है। फिर जो है हम देखेंगे उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, उनका विषय क्या है, प्रमुख पात्र और किस श्रेणी के उपन्यास हैं। सेवा सदन का प्रकाशन 1918 ईस्वी में। वैश्याओं की समस्या है, इसके प्रमुख पात्र हैं सुमन और शांता, एक सामाजिक उपन्यास है। कायाकल्प 1926 ईस्वी में प्रकाशित होता है, पारलौकिक पुनर्जन्म की समस्या है। प्रमुख पात्र हैं चक्रधर और अहल्या, राजनीतिक उपन्यास है ये। गबन 1931 ईस्वी में प्रकाशित होता है, मध्यम वर्गीय जीवन की असंगत का यथार्थवादी चित्रण किया गया है इसमें। जालपा और रामनाथ इसके प्रमुख पात्र हैं, यह एक सामाजिक उपन्यास है। कर्मभूमि, इसका प्रकाशन 1932 ईस्वी में हुआ है, इसमें अछूतोद्धार की समस्या है। अमरकांत सकीना इसके प्रमुख पात्र हैं और ये राष्ट्रीय उपन्यास है। और ये सभी उपन्यास हैं किसके विद्यार्थियों? तो इनको लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। कौन? मुंशी प्रेमचंद जी ने। फिर अगले क्रम की ओर हम सभी बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, चारुचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनामदास का पोथा उपन्यास को रैक्य आख्यान भी कहा जाता है। और इसमें औपनिषदिक युग परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं चारुचंद्र लेख 1963 ईस्वी, पुनर्नवा 1973 ईस्वी,
बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 ईस्वी सर्वप्रथम विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। यह ऐतिहासिक हिंदी उपन्यास है। इसके 3 प्रमुख पात्र हैं, बाणभट्ट, भट्टिनी और निपुणिका। इसका विषय वस्तु प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करना है। फिर आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ में आपको सुमेलित करना है और कूट के अनुसार सही उत्तर आपको देना है। तो चलिए हम देखते हैं जो है कौन सा उपन्यास किसका है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। फिर यह पथबंधु है, इसको किसने लिखा है, किसका उपन्यास है ये? तो ये है नरेश मेहता जी का। फिर है गली आगे मुड़ती है, शिव प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। लोक ऋण ये विवेकी राय जी का उपन्यास है। तो इस प्रकार जो आपका सही क्रम होगा यानी उत्तर के रूप में कूट, वो है आपका विकल्प बी। आगे देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 ईस्वी। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। यह पथबंधु था, प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी। किसका है? नरेश मेहता का। गली आगे मुड़ती है, प्रकाशन वर्ष 1974 ईस्वी है, शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। लोक ऋण प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी है, विवेकी राय जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। फिर आपका अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प। तो विनय और सोफिया मुंशी प्रेमचंद जी के रंगभूमि उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925 ईस्वी। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का संपूर्ण साहित्य आम जनमानस की गाथा है। इसी क्रम में रंगभूमि उनका ऐसा उपन्यास है जिसमें नौकरशाही तथा पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष का तांडव, ग्रामीण जीवन, औद्योगिकरण के दोषों का चित्रण है। रंगभूमि उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं कौन कौन से? सूरदास, जान सेवक, प्रभु सेवक आदि। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसे आपको बताना है। प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे सही है। ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा सही है। अग्निपंखी सूरबाला सही है। गलत क्या है? विकल्प डी, एक जमीन अपनी मृदुला गर्ग। एक जमीन अपनी जो है ये किसका उपन्यास है? चित्रा मुदगल जी का। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आवा 1999, जिनावर, बेईमान, 2.5 गज की ओढ़नी कहानियां हैं इनकी। चित्रा मुदगल के अब तक जो है 13 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे बताया गया है? न्यूयॉर्क को। कथाकार रणेंद्र का उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता वस्तुतः आदिवासियों वनवासियों के जीवन सतत सारांश का चित्रण करता है। इस उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को बताया गया है और यह उपन्यास 2009 में प्रकाशित हुआ था। ग्लोबल गांव के देवता के माध्यम से रणेंद्र ने असुर आदिवासी समाज के जीवन तथा दुर्दशा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन है, उसे आपको बताना है। नीलू नीलमा लीलोफर भी शमसाहनी, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। तो जिस उपन्यास में प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि है उसका नाम है
नीलू नीलमा नीलोफर भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। आगे देखते हैं, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 2000 ईस्वी। भीष्म साहनी के द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास हैं झरोखे, तमस, बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो इत्यादि। आगे चलेंगे विद्यार्थियों हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। तो एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क जी के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके जिस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है उसका नाम क्या है? गर्म राख, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, इन सब का नायक जो है चेतन है। फिर गर्म राख उपन्यास का प्रमुख पात्र है जगमोहन। अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, नन्ही कंदील, बांधो ना नाव इस ठाव, इन सब का प्रमुख पात्र कौन है? तो वो है आपका चेतन। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा, ये कथन है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी का। उपन्यास के संदर्भ में बच्चन सिंह जी का ये कथन है और डॉक्टर बच्चन सिंह जी का जन्म जुलाई 1919 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन अप्रैल 2008 को वाराणसी में हुआ है। पांचाली, कुंती, लहरें और कगार इनके प्रमुख उपन्यास हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, जगदीश चंद्र कृत उपन्यास धरती धन्ना अपना की अंतर वस्तु निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? देश विभाजन के बाद की पंजाबी शरणार्थियों की समस्या नहीं, वायलिन और बंदूक, संगीत और युद्ध का द्वंद्व नहीं, युद्ध और प्रेम, ये भी गलत है। यानी जगदीश चंद्र जी के उपन्यास धरती धन्ना अपना की जो अंतर वस्तु है यानी विषय जो है वो है आपका विकल्प ए। क्या है इसमें? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा को इसमें प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ते हैं। जगदीश चंद्र एक जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनका उपन्यास धरती धन्ना अपना 1972 में प्रकाशित हुआ। अन्य उपन्यास हैं यादों का पहाड़ 1966 ईस्वी में, आधा पुल 1973 ईस्वी में, कभी न छोड़े खेत 1976 ईस्वी में, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी में, टुंडा लाट 1978 ईस्वी में, नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे देखते हैं। आपका प्रश्न है, क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही क्रम आप सभी को इसमें बताना है। क्या होगा? विश्रामपुर का संत, मकान, सूनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। तो जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार विद्यार्थियों सही क्रम होगा उसे हम पहले देखते हैं, लगाते हैं। यानी सबसे पहले आएगा सूनी घाटी का सूरज और उसके बाद में आएगा मकान, फिर उसके बाद में आएगा पहला पड़ाव और उसके बाद में आएगा विश्रामपुर का संत। यानी 3, 2, 4, 1 ये अगले कूट में हम देखेंगे सही उत्तर माना जाएगा। तो 3, 2, 4, 1 किसमें है? विकल्प सी में, यही आपका सही उत्तर है। अब जो है हम इन उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को देखते हैं। सूनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित होता है, मकान 1976 ईस्वी में प्रकाशित होता है, पहला पड़ाव 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आगे चलेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे निम्नलिखित में से किस कथाकृति के पात्र हैं? रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक,
भाग्यवती देवरानी जेठानी की कहानी। तो पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे, ये देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के पात्र हैं। और इस उपन्यास को लिखा किसने है? पंडित गौरी दत्त जी ने। इसका प्रकाशन कब होता है? 1870 ईस्वी में। आगे देखते हैं रानी केतकी की कहानी। कहानीकार कौन है? इंशाअल्लाह खां जी। वामा शिक्षक मुंशी ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय ने लिखा है। भाग्यवती उपन्यास ये श्रद्धाराम फिल्लौरी जी ने लिखा है। फिर हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को आपको मिलान करना है और कूट के अनुसार आपको सही उत्तर देना है। तो चलिए पहले हम लोग यहीं पर मिलान करेंगे और उसके बाद में कूट की तरफ बढ़ेंगे। तो लाला मदन मोहन ये किस उपन्यास का पात्र है? परीक्षा गुरु। राम किशुन बाबू ये किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल। मंगल ये किस उपन्यास का पात्र है? गोदान उपन्यास का। जुबेर किस उपन्यास का पात्र है? झूठा सच उपन्यास का। अब हम देखेंगे कौन सा कूट सही होगा। तो वो है आपका विद्यार्थियों विकल्प सी, सही कूट आपका उत्तर होगा। फिर जो है ये तो सब आपने देख ही लिया है पात्र और उपन्यासों को। आपका अगला प्रश्न है, जिंदगी नामा उपन्यास में क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। मतलब इसमें जो जिंदगी नामा उपन्यास है उसके विषय में कौन कौन सी बातें सही हैं उसे आपको ढूंढना है। फिर आगे हम कूट देखेंगे और सही उत्तर क्या होगा जानेंगे। तो सबसे पहले है 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। तो यह बात जिंदगी नामा उपन्यास के विषय में एकदम सही है। अगला है महानगरवासी उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन परिस्थितियों का इसमें चित्रण है। नहीं। परिनिष्ठित हिंदी को पंजाबी प्रयोगों से आक्रांत कर दिया, ये बात क्या है? जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में सही है। फिर अगली बात है विवाहेतर संतान और उसकी स्वीकृति का प्रश्न वर्णित है। तो ये क्या है? ये बात सही नहीं है। अर्थात जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में 1 और 3 दो कथन सत्य हैं। अब हम देखेंगे जिस कूट में 1 और 3 होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो 1 और 3 किस में है? आपका विकल्प ए में, यही आपका सही उत्तर प्राप्त हो रहा है। फिर जो है जिंदगी नामा उपन्यास को किसने लिखा है? कृष्णा शोभती के द्वारा रचा गया एक बड़ा उपन्यास है। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर देवराज उपाध्याय के शब्दों में क्या कहते हैं? यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीत रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहाँ की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं-19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो तो जिंदगी नामा से अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों हम लोग। आपका फिर अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है, यानी आपका बंटी उपन्यास है उसमें क्या क्या विषय हैं, कौन सी बात सही है उसे हम लोग देखेंगे। तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या उसमें है, और समकालीन राजनीतिक परिदृश्य क्या है इसमें नहीं है। फिर उसके बाद में राजनीति में प्रविष्ट मूल्यहीनता, ये भी विषय नहीं है। दाम्पत्य बंधन का विघटन, ये दोनों बातें हैं, अर्थात कौन सी? 1 और 4। इस प्रकार जो सही कूट आपका उत्तर होगा वो है विकल्प सी, यानी तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या है और दाम्पत्य संबंधों का विघटन किस प्रकार होता है वो इसमें दिखाया जाता है। आपका बंटी जो उपन्यास है इसका प्रकाशन कब होता है? 1971 ईस्वी में। इस उपन्यास में आज के मध्यम वर्गीय समाज में तलाक की बड़ी समस्या, दाम्पत्य जीवन के तनाव के कारण तलाकशुदा दंपतियों के बच्चों की मनोवैज्ञानिकता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। और
मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज का प्रकाशन कब होता है? 1979 ईस्वी में। इसी के बल पर अपनी जो है अक्षय कीर्ति प्राप्त की है। यह इनका जो है राजनीतिक उपन्यास है। कौन सा आपका? यह है महाभोज। इसका परिवेश वैयक्तिक या पारिवारिक न होकर कैसा है? सामाजिक परिवेश है। अगले क्रम की ओर चलते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है सूची 1 के साथ सूची 2 का हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम यहीं से देखते चलेंगे कौन सी बात जो है किसने किस उपन्यास में कही है। तो क्या है? सबसे पहले, चुनाव जीतने की 3 तरकीबें हैं। एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिवालपुर वाली। तो इसमें क्या है विद्यार्थियों? ये कौन कहता है? रूपन बाबू। और रूपन बाबू ये किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वो जो है श्रीलाल शुक्ल जी ने लिखा है राग दरबारी उपन्यास से ये कथन लिया गया है। फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है? छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर ही आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। ये कथन किसका है विद्यार्थियों? तो ये जो है ऊपर चला गया है, यानी किसने कही है ये बात? गोदान उपन्यास में होरी ने। और गोदान उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। फिर हम अगले कथन को देखेंगे। सबसे पहले तुम शशि इसलिए नहीं कि तुम जीवन में सबसे पहले आई या कि तुम सबसे ताजी स्मृति हो। यह कथन कौन कहता है? तो यह शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर कहता है। और ये शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। फिर जो है अगला कथन है, समूचा आर्यावर्त रक्त करदम से पिछिल होने जा रहा है। ये कथन किसका है? लोरिक देव का। अब हम लोग देखेंगे जो है इस प्रश्न में कौन सा कूट सही है। तो वो है आपका विकल्प ए। आपने जो है कथन देख ही लिया। पहला कथन जो है रूपन बाबू का है राग दरबारी उपन्यास से, और दूसरा कथन जो है गोदान उपन्यास में होरी कहता है। तीसरा कथन शेखर कहता है शेखर एक जीवनी उपन्यास में। और चौथा कथन लोरिक देव बोलते हैं पुनर्नवा उपन्यास में। और पुनर्नवा उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगले क्रम की ओर चलेंगे हम सभी। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से गोदान उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? उसे हम लोग जानेंगे। आपको बताना है कौन है। क्या गंगौली है इस उपन्यास में? तो ये नहीं है। क्या सेमरी गांव है? ये है। बेलारी गांव क्या है? तो ये भी है। क्या मेरीगंज गांव है? ये गांव नहीं है। अर्थात 2 और 3 जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर होगा। तो 2 और 3 किसमें है? विकल्प डी में। अर्थात जो गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का है उसमें सिमरी गांव का चित्रण है और बेलारी गांव का भी चित्रण देखा गया है। और आधा गांव उपन्यास में, आधा गांव उपन्यास का नाम है, किसने लिखा है इसको? राही मासूम रजा जी ने। इस उपन्यास में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा का चित्रण है। और मैला आंचल उपन्यास में बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज को कथा का केंद्र बनाया गया है। और मैला आंचल उपन्यास किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। फिर आपका प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार कृष्णा शोभती जी के उपन्यासों का सही क्रम हमको लगाना है। समय सरगम, मित्रों मरजानी, ए लड़की, सूरजमुखी, अंधेरे के। तो इनका जो सही क्रम होगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार, यानी सबसे पहले आएगा कौन सा? मित्रों मरजानी। और उसके बाद में कौन सा आएगा? तो वो है आपका सूरजमुखी अंधेरे के। उसके बाद में किसका प्रकाशन होता है? तो वो है आपका ए लड़की। और उसके बाद में समय सरगम उपन्यास आएगा। अर्थात जो आपका सही उत्तर होगा 2, 4, 3, 1 जिसमें होगा।
तो 2 4 3 1 किसमें है? विकल्प डी में, यही आपका कूट सही माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कृष्णा शोभती जी के इन उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष को हम देखेंगे। मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी में, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में, ए लड़की 1991 ईस्वी में, समय सरगम 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और 1980 ईस्वी में इनके प्रसिद्ध उपन्यास जिंदगी नामा के लिए 1979 ईस्वी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे चलेंगे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है? मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है? चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी, इदन्नमम। तो मैत्रेयी पुष्पा जी के जिस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण किया गया है उसका नाम क्या है? चाक उपन्यास। चाक उपन्यास का प्रकाशन हुआ है 1997 ईस्वी में। मैत्रेयी पुष्पा के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं झूला नट 1999 ईस्वी, अलमा कबूतरी 2000 ईस्वी, इदन्नमम 1994 ईस्वी, कहें ईश्वरी फाक 2004 ईस्वी, गुनाह बेगुनाह, विजन, त्रियाहट, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, ये सभी उपन्यास किसके हैं? मैत्रेयी पुष्पा जी के। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देख लूं तो आंखें फूट जाएं। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के किन दो पात्रों के बीच में हुआ है? मेहता और मालती, खन्ना और गोविंदी, मिर्जा खुर्शेद और मेहदा, और राय अमरपाल सिंह और मालती। तो यह संवाद उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाएं, गोदान उपन्यास में मेहता जी मालती से कहते हैं। और गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 ईस्वी में होता है। किसका है ये उपन्यास? आपके मुंशी प्रेमचंद जी का। आगे देखते हैं विद्यार्थियों हम लोग इस गोदान उपन्यास के जो अन्य प्रमुख पात्र हैं, जैसे कि होरी है, धनिया है, गोबर है, झुनिया है, भोला है, राय साहब हैं, खन्ना साहब हैं, दाता दीन हैं, गोविंदी इत्यादि। और मुंशी प्रेमचंद जी के इस गोदान उपन्यास को कृषक जीवन की महागाथा यानी किसान जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। और ऋण अर्थात कर्ज की समस्या का इसमें बृहद रूप से अंकन किया गया है। कैसे एक किसान जो है कर्ज के बोझ से दबकर मरने के लिए आतुर होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न लिखित में से कौन तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? रत्तो, नत्थू, रिचर्ड, हयात बख्श। तो इनमें से जो व्यक्ति तमस उपन्यास का पात्र नहीं है उसका नाम क्या है? रत्तो। भीष्म साहनी के तमस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 1973 ईस्वी में। और इस उपन्यास के जो अन्य प्रमुख पात्र हैं रिचर्ड, नत्थू, हयात बख्श, लिजा, जर्नैल सिंह, हरनाम, वंतो, लक्ष्मी नारायण, सरदार जी, देशराज जी इत्यादि। ये बहुत ही शानदार उपन्यास है हिंदी साहित्य का, आप सभी को पढ़ना चाहिए जब भी मौका मिले आपको। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या है? वाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? आपको बताना है। राजकुमारी चंद्र दीक्षित, सुचरिता, पत्रलेखा और रीतंबरा। तो कौन कौन से इसके प्रमुख पात्र हैं आप सभी को बताना है। तो जो आप देख रहे हैं इनमें से राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचरिता, ये दोनों जो है बाण भट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। तो हम देखेंगे 1 और 2 किस में आएगा, वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो विकल्प ए में है 1 और 2,
यानी राजकुमारी चंद्र दीक्षित और सुचारिता, ये बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं। और बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर आगे देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास का प्रकाशन कब होता है? 1946 ईस्वी में। लिखा किसने है? आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। जिसके अन्य पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणिका, इसी को न्यूनिया भी कहते हैं। इसमें जो है प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास में उपन्यास विधा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न और ये सत्र आपको पसंद आएगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारा मनोबल बढ़ाता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जिसके कारण हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। आपको हम मिलेंगे पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।